मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा छठी में आज हम पढ़ेंगे इतिहास। तो अपने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इतिहास की कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक। तो आज का पाठ है पाठ 7वां, मौर्यकालीन भारत, भाग 1, पार्ट 1, यानी इंडिया ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन भारत, भाग 1। तो मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में ईरान में साइरस नामक राजा ने विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। तो बच्चों, अगर हम बात करें ईरान की तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं तो बच्चों, यहाँ आप देख पा रहे, अगर ईरान की बात करें, राइट, तो यहाँ यानी ईरान में साइरस नामक राजा ने विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। यह साम्राज्य पश्चिमोत्तर भारत से लेकर रोम तथा अफ्रीका के इजिप्ट तक फैला था। तो बच्चों, अगर बात करें पश्चिमोत्तर भारत, तो पश्चिमोत्तर भारत से लेकर रोम, यानी अगर हम यूरोप की बात करें यहाँ, और इसके साथ अफ्रीका के इजिप्ट। तो स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इजिप्ट, तो अफ्रीका के इजिप्ट तक फैला हुआ था। यस बच्चों, तो अफ्रीका के इजिप्ट तक फैला हुआ था। ईसा पूर्व 518 के लगभग दारियुस नामक ईरान के सम्राट ने भारत के पश्चिमोत्तर का प्रदेश और पंजाब का कुछ क्षेत्र जीत लिया था। राइट, तो भारत के पश्चिमोत्तर की अगर बात करें, राइट, ध्यान रखिए, तथा यस ईसा पूर्व 518 के लगभग यस पश्चिमोत्तर का प्रदेश और पंजाब तक का कुछ क्षेत्र जीत लिया था। दारियुस ने इस प्रदेश के कुछ सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती करवाया था। तो बच्चों, अगर हम बात करें यस आगे जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यानी दारिक, ये जो उस समय प्रचलन की अगर बात करें, दारिक मुद्रा, जो कि इस सम्राट दारियुस ने अपने साम्राज्य में सर्वत्र दारिक मुद्रा जो प्रचलित किया था, वो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इन सैनिकों की जानकारी ग्रीक इतिहासकारों के साहित्य द्वारा इससे प्राप्त होती है। सम्राट दारियुस के कार्यकाल में भारत और ईरान के बीच राजनीतिक संबंध प्रस्थापित हुए थे। इससे व्यापार और कला के क्षेत्र में आदान प्रदान बढ़ा। सम्राट दारियुस ने अपने साम्राज्य में सर्वत्र दारिक मुद्रा, इस दारिक मुद्रा को प्रचलित किया था। इससे व्यापार करना सुलभ हुआ। सम्राट दारियुस के कार्यकाल में राजधानी नगरी पर्सिपोलिस का निर्माण किया गया। पर्सिपोलिस ईरान में है। राइट, ध्यान रखिए, जिस मुद्रा की हम बात करें, स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं दारिक मुद्रा, ये सम्राट दारियुस ने इसे प्रचलित किया था, दारिक मुद्रा। तो बच्चों, यूनानी सम्राट सिकंदर का आक्रमण, द ग्रीक एम्परर अलेक्जेंडर्स इन्वेशन की बात करेंगे। तो बच्चों, यूनानी सम्राट अलेक्जेंडर अर्थात सिकंदर ने ईसा पूर्व 326 में भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश पर आक्रमण किया। इस भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश की अगर बात करें, इस यूनानी सम्राट, तो यूनानी सम्राट अलेक्जेंडर ने भारत के इस
पश्चिमोत्तर प्रदेश की अगर बात करें ईसा पूर्व 326 में आक्रमण किया। वह सिंधु नदी लांघ कर तक्षशिला पहुंचा। तो अगर बात करें बच्चों, सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला पहुंचा और बच्चों इस मार्ग पर स्थानीय भारतीय राजाओं ने उसके साथ घमासान युद्ध किए। फिर भी वह सिकंदर पंजाब तक पहुंचने में सफल रहा, परंतु इस अभियान में उसके सैनिकों को अपार कष्ट सहने पड़े। इस अभियान की बात करें, सिकंदर पंजाब तक पहुंचने में सफल रहा बच्चों, लेकिन इस अभियान में उसके सैनिकों को अपार कष्ट सहने पड़े। तो स्क्रीन पर सिकंदर द ग्रेट सिकंदर की जब बात होती है, सिकंदर महान की बात होती है, तो यूनानी सम्राट सिकंदर के आक्रमण की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों, भारत के जीते हुए प्रदेशों के प्रबंधन हेतु उसने अर्थात सिकंदर ने यूनानी अधिकारियों को नियुक्त किया और उन्हें सत्रप कहा गया। ध्यान रखिए, हम बात कर रहे हैं सिकंदर के जीते हुए प्रदेशों के प्रबंधन के लिए उसने यूनानी अधिकारियों की नियुक्ति की और उन्हें सत्रप कहा गया। इसके बाद वह लौट गया, परंतु बीच में ही इस बीच रास्ते में लौटते समय बेबीलोन नामक स्थान पर ईसा पूर्व 323 में उसकी मृत्यु हुई। तो बच्चों, बेबीलोन की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बेबीलोन, यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है आपको बेबीलोन, जो कि इराक में है। यहाँ पर इराक देखिए लिखा हुआ है, राइट। और देखिए इसकी राजधानी यहाँ बगदाद आप देख पा रहे हैं, और ये बेबीलोन आपको ये सर्कल में दिखाई पड़ रहा है। यहीं पर ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट की बात करें बच्चों, ईसा पूर्व 323 में ये सिकंदर की मृत्यु हुई, राइट। ध्यान रखिए। तो ये स्थान वर्तमान इराक में है, तो हम बेबीलोन की बात कर रहे हैं। ओके बच्चों, चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। सिकंदर के आगमन से भारत और पश्चिमी विश्व के बीच व्यापार बढ़ा। सिकंदर के साथ जो इतिहासकार थे, उन्होंने अपने साहित्य द्वारा पश्चिमी विश्व को भारत से परिचित कराया। यूनानी मूर्तिकला का भारतीय कला शैली पर प्रभाव पड़ा, जिससे जिस शैली का निर्माण हुआ उसे गांधार शैली कहते हैं। गांधार शैली कहते हैं। यूनानी राजाओं के सिक्के वैशिष्ट्यपूर्ण होते थे। सिक्के पर एक ओर सिक्के ढालने वाले राजा का चित्र तथा दूसरी ओर किसी यूनानी देवता का चित्र अंकित रहता था। सिक्के पर उस राजा का नाम भी अंकित रहता था। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं सिक्के पर, अगर हम यूनानी राजाओं के सिक्कों की बात करें तो किस तरह से विशेषताओं से भरे होते थे। एक तरफ जहां यूनानी देवताओं के चित्र होते थे, तो दूसरी तरफ उस राजा का नाम भी अंकित रहता था। सिकंदर के सिक्के भी ऐसे ही थे। कालांतर में भारत के राजाओं ने भी ऐसे ही सिक्के ढालना प्रारंभ किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, अगर हम बात करें जिन सिक्कों की हम बात करें तो यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे और आज हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य की बात, द मौर्य एम्पायर की बात करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। राइट, ध्यान रखिए, परीक्षा में पूछा जाता है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त ने की। मगध के नंद राजा धनानंद की अत्याचारी अन्यायी शासन व्यवस्था से लोग त्रस्त हो गए थे। उसको पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने ईसा पूर्व लगभग 325 में मगध पर अपनी सत्ता प्रस्थापित की। राइट, 325 उसने अवंती और सौराष्ट्र को जीतकर अपने साम्राज्य को विस्तारित करना शुरू किया। सिकंदर द्वारा नियुक्त सत्रपों के बीच सिकंदर की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए परस्पर युद्ध प्रारंभ हुए। तो बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं सिकंदर द्वारा नियुक्त सत्रपों की बात कही जा रही है कि सिकंदर ने जिन सत्रपों की नियुक्ति की, तो सिकंदर ने जिन
सत्रपों की नियुक्ति की थी, उनके बीच में सिकंदर की मृत्यु के बाद, जब सिकंदर की मृत्यु हो गई बच्चों, तो क्या हुआ, सिकंदर ने सत्रपों की नियुक्ति की थी और वो जो सत्रप थे सिकंदर की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए आपस में ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिए, युद्ध प्रारंभ कर दिए। यानी बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सत्ता को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए सिकंदर ने सत्रपों की नियुक्ति की थी। लेकिन हुआ क्या बच्चों, आपने सुना कि सिकंदर की मृत्यु के बाद इन्हीं सत्रपों में आपस में परस्पर युद्ध शुरू हो गए, राइट। तो उसका परिणाम, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा आगे चल करके, राइट। तो यहाँ पर बच्चों आप समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। तो बच्चों इसी क्रम में हम देखने का प्रयास करेंगे। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर की मृत्यु के बाद वह बेबीलोन का राजा बन बैठा। तो बच्चों एक बार फिर हम आपको दिखाएं, बेबीलोन की जो बात कर रहे हैं देख सकते हैं वो इराक में है और ये यहीं पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी। और बच्चों सिकंदर की मृत्यु के बाद बेबीलोन का राजा बन बैठा ये सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर का सेनापति था। उसने पश्चिमोत्तर भारत और पंजाब पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। सेल्यूकस निकेटर को पराजित करने से अफगानिस्तान के काबुल, कंधार, हेरात प्रदेश उसके साम्राज्य में समाविष्ट हुए। ये हम बात कर रहे हैं किस तरह से सेल्यूकस निकेटर को पराजित करने की अफगानिस्तान के काबुल, कंधार, हेरात प्रदेश उसके साम्राज्य में समाविष्ट हो गए। ये चंद्रगुप्त मौर्य की हम बात कर रहे हैं। बच्चों क्या आप जानते हैं, जैन परंपरा के अनुसार माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार किया था, ऐसा माना जाता है। तो बच्चों ये हमने इसकी चर्चा की किस तरीके से गुजरात में जूनागढ़ के समीप सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन नामक बांध का निर्माण करवाया था और इस जो है इस उल्लेख का शिलालेख पाया जाता है। इसी के साथ ही अगर बात करें, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो कि था उसके इंडिका ग्रंथ में लिखित यह जो तत्कालीन लेखन मौर्यकालीन भारत का अध्ययन करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण साधन की बात कही जाती है। संस्कृत नाटककार विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नाटक लिखा है और इस नाटक में धनानंद का संहार कर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सत्ता किस प्रकार स्थापित की, इसमें इस कथानक को व्यक्त किया है। और बच्चों इस कथानक में आर्य चाणक्य अर्थात कौटिल्य के योगदान को विशेष महत्व दिया गया है। तो हमने कहा कि जीवन के अंतिम समय में उसने राज्य पद का त्याग किया था। तो बच्चों हम एम्परर सम्राट अशोक की बात करेंगे। तो सम्राट अशोक बाहर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, जब बात होती है इस चंद्रगुप्त द्वारा राज्य पद का त्याग किए जाने के बाद उसका बेटा बिंदुसार मगध का राजा बना। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका बेटा अशोक ईसा पूर्व 273 में सत्तासीन हुआ, यानी गद्दी पर बैठा। तो बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका बेटा अशोक ईसा पूर्व 273, राइट बच्चों ध्यान रखिए, जब ईसा पूर्व की बात होती है यानी बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है, इस ईस्वी सन की जहां शुरुआत हुई थी उससे 273 वर्ष और यस पीछे जाना पड़ेगा आपको, यानी वहां यस तो सम्राट अशोक यानी अशोक ने 273 ये ईसा पूर्व 273 में मतलब सत्तासीन हुए। सम्राट अशोक की बात हो रही है बिंदुसार की मृत्यु के बाद। राजा बनने से पूर्व उसकी नियुक्ति तक्षशिला और उज्जैनी के राज्यपाल के रूप में की गई थी। राज्यपाल के रूप में कार्य करते समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ और अशोक ने इस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया था। यानी सम्राट अशोक को राजा बनाने के पहले
राज्यपाल के रूप में नियुक्ति हुई थी तक्षशिला और उज्जैनी की, और किस तरह से अपनी कार्यकुशलता का परिचय दिया था, इस अगर हम बात करें सम्राट अशोक की। तो बच्चों, मगध का सम्राट पद प्राप्त करने के पश्चात उसने कलिंग पर आक्रमण किया। तो बच्चों, अगर कलिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलिंग आपको दिखाई दे रहा है। यस, कलिंग राज्य का प्रदेश वर्तमान उड़ीसा राज्य में है। ये जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये कलिंग आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों, सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर अशोक के साम्राज्य की बात करें, राइट, तो आप देख सकते हैं सम्राट अशोक, तो सम्राट अशोक का जो साम्राज्य है वो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर विस्तृत साम्राज्य आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरा मौर्यकालीन भारत आपको दिखाई दे रहा है। इसमें जहाँ पर अशोक के शिलालेख आपको इस संकेत के द्वारा दिखाई दे रहे हैं, इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं, उन तमाम स्थानों की बात करें। इसके अलावा अशोक के स्तंभ की बात करें, उसे भी एक अलग चिन्ह के द्वारा दिखाया गया है। भारत की वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करें, वो आप देख पा रहे हैं, और भारत की वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा आधुनिक शहर को आप देख पा रहे हैं इस मानचित्र में, जिसमें मौर्यकालीन भारत, जो कि आप देखिए थोड़ा डार्क करके जो दिखाया गया है, वो क्षेत्र पूरा आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मौर्यकालीन भारत के रूप में देख सकते हैं। तो आइए बच्चों, यहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे थे, मौर्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों, जब पश्चिमोत्तर भारत की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, ये पश्चिमोत्तर भारत जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये पश्चिमोत्तर भारत, यही वो स्थान था, राइट। आप देख सकते हैं, चाहे हिंदकुश की बात करें, और बच्चों जिस तक्षशिला की बात कर रहे थे, तो राइट ध्यान दीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं तक्षशिला, तो ध्यान रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है तक्षशिला ये। और जिस सिंधु नदी की बात करें तो देखिए, सिंधु नदी अपनी तमाम सहायक नदियों के साथ किस तरह से ये बह रही है। ये सिंधु नदी इस तरफ से बहती हुई, यहाँ देखिए इस तरह से बहती हुई ये आगे अरब सागर की ओर जाकर के मिल जाती है, राइट। तो ये पूरा जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, जो अगर बात करें तो मौर्यकालीन भारत को आप देख पा रहे हैं। जिस कलिंग की हम बात कर रहे थे, ये आप देख सकते हैं कलिंग, जो कि वर्तमान समय में उड़ीसा राज्य में है। तो बच्चों ध्यान रखिए, इसे पूछा जा सकता है। तो बच्चों, सम्राट अशोक को स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आज हमने बात की मौर्यकालीन भारत, यानी पार्ट 1 में हमने देखा बच्चों, इस सम्राट सिकंदर की बात की, यूनानी सम्राट सिकंदर के आक्रमण की बात की, मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। बच्चों, पार्ट 2 में हम लोग विस्तार से जब अगली बार मिलेंगे तो पार्ट 2 में हम कलिंग युद्ध के बारे में देखेंगे। उसके साथ ही आगे हम अशोक के धर्म प्रसार कार्य, अशोक के लोक कल्याणकारी कार्य किए गए उन तथा मौर्यकालीन जनजीवन के बारे में हम, तथा मौर्यकालीन कला और साहित्य, ये हम देखने वाले हैं पार्ट 2 में। तो चलिए बच्चों, आज हमने जो यहाँ तक अध्ययन किया है पार्ट 1 में, आइए इसका हम अभ्यास कर लेते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर एक कथन दिया हुआ है, आप जरा ध्यान से देखिए, क्या ये कथन सत्य है या असत्य। तो अगर कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखना है। तो पहला कथन है, यूनानी सम्राट अलेक्जेंडर यानी सिकंदर, अलेक्जेंडर अर्थात सिकंदर ने ईसा पूर्व 326 में भारत के पूर्व प्रदेश पर आक्रमण किया। राइट, ध्यान दीजिए बच्चों, बात हो रही है यूनानी सम्राट अलेक्जेंडर अर्थात सिकंदर ने ईसा पूर्व 326 में भारत के पूर्व प्रदेश पर आक्रमण किया। तो बच्चों, दिशाओं का ध्यान आपको रहना चाहिए, हम बार बार इसकी चर्चा कर रहे थे, आपको याद आ गया होगा कि क्या ये कथन सत्य है या असत्य है। यस, तो मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस बच्चों, ये कथन असत्य है। तो बच्चों देखिए, ऊपर लिखा हुआ है सत्य या असत्य बताना है। इसके साथ ही अगर असत्य कथन हो तो उसे सत्य करके लिखो। तो ये कथन असत्य है तो इसको सत्य करके इस तरह से लिखना है। ये सत्य कथन
यूनानी सम्राट अलेक्जेंडर अर्थात सिकंदर ने ईसा पूर्व 326 में भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश पर आक्रमण किया। यहाँ क्या लिखा था? भारत के पूर्व प्रदेश पर। तो बच्चों पूर्व प्रदेश तो पूरी तरह से असत्य था, तो इसे सत्य करके लिखना था। तो इसे आपको लिखना है पश्चिमोत्तर। क्या लिखना है? पश्चिमोत्तर प्रदेश पर आक्रमण किया। तो बच्चों इस तरह से परीक्षा में पूछा जाता है। तो अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके ध्यान से आप लिख सकते हैं। चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। चलिए कथन और स्क्रीन पर देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो याद कीजिए बच्चों, इसकी चर्चा हमने की थी। क्या यह कथन सत्य है या असत्य? यस, आपको याद आ रहा होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यस, तो आपको याद आ गया होगा। चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। चलिए सामने स्क्रीन पर एक कथन और आ गया, ध्यान से देखिए। अगला कथन है, बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका बेटा अशोक ईसा पूर्व 273 में सत्तासीन हुआ, यानी गद्दी पर बैठा। तो याद कीजिए बच्चों कि क्या ये कथन सत्य है? बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका बेटा अशोक ईसा पूर्व 273 में सत्तासीन हुआ, अर्थात गद्दी पर बैठा। क्या ये कथन सत्य है? राइट। तो आप याद कीजिए, बिंदुसार की मृत्यु के बाद यस, बिंदुसार का बेटा अशोक ईसा पूर्व 273 में सत्तासीन हुआ, मतलब गद्दी पर बैठा। तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा। तो चलिए आपको याद आ गया होगा तो आप अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, देखते हैं। तो चलिए, जितने लोगों ने सत्य समझा, बिल्कुल सही समझा, तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका बेटा अशोक ईसा पूर्व 273 में सत्तासीन हुआ। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए कथन और ले लेते हैं। सत्य या असत्य बताओ। असत्य कथन हो तो सत्य करके लिखो। अगला कथन है, सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। बच्चों याद आपको आ रहा होगा, हमने कलिंग की बात की। यस, कलिंग राज्य की जो बात कर रहे हैं तो वर्तमान उड़ीसा राज्य में, जिस कलिंग की हम बात करें वर्तमान समय में उड़ीसा राज्य में, उसी कलिंग की बात हो रही है। तो क्या यस कथन है, सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए, इसकी भी हमने चर्चा की थी। तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा। यस, सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। ये कथन बिल्कुल क्या है? चलिए उत्तर टैली कर लीजिए, सत्य है। तो सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की, ये कथन बिल्कुल सत्य है। और हमने फिर चर्चा की कि ये जो कलिंग है वर्तमान समय में उड़ीसा राज्य में है। तो बच्चों अभी आपने सुना सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की, ये कथन बिल्कुल सत्य है। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने मौर्यकालीन भारत में पार्ट 1 में यहाँ तक समझ लिया है। और बच्चों खूब मेहनत से पढ़ना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बच्चों खूब मेहनत से पढ़ाई करना है। ठीक है बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक आज आपने इस पाठ को अच्छी तरह समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। ओके बच्चों। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।